हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो देखो, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, प्रोसेस मतलब किस तरीके से हम बायोटेक को डील करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बायोटेक को इतने यूनिक तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। आई लिटरली स्वेयर दैट आपने अपने लाइफ में अभी तक आपने कोई भी यूट्यूब वीडियो देखी हो, कहीं पे भी देखा होगा, इतने शानदार तरीके से बायोटेक को नहीं समझा होगा। एक बार देख पढ़िए फिर यकीन कीजिए, घड़िए ना, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, वैसे ही। ठीक है, देखो ये इतना प्यारा सा डायग्राम क्यों दिया है बायोटेक के आगे। इस डायग्राम का मतलब है हम बायो मतलब लाइफ, प्लांट्स और डीएनए लाइफ, इसको किसके साथ डील करेंगे, किसके साथ रिलेट करेंगे, एक टेक्नोलॉजी के साथ। टेक्नोलॉजी मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिख रहे हैं, साइंस की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ डील करेंगे। तो बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब जो हम साइंटिफिक साइंस करते हैं, मतलब सॉरी साइंटिस्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम डील करेंगे। लाइफ को टेक्निक के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब हम देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, किस सिद्धांत पे बेस है बायोटेक्नोलॉजी, और प्रोसेस क्या क्या हम काम करेंगे, कैसे कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी को मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम कैसे करते हैं काम को। ठीक है, वो सब प्रोसेस, क्या प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी करने का। ठीक है, तो अब आप ये देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है, बायोटेक्नोलॉजी किसके साथ डील करती है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद अ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम, वो चीजें बायोटेक्नोलॉजी उसके साथ डील करती है जो कि ह्यूमंस के लिए, कोई भी जिंदा चीज से ह्यूमंस के लिए कोई चीज बनाई जाए, वही बायोटेक्नोलॉजी है। सिंपल सी बात है। देखो आप मुझे बताओ, पंखा चल रहा है, क्या पंखा बायोटेक्नोलॉजी है? नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि ये लिविंग नहीं है। और जबकि एक कोई जानवर, जैसे गाय से हमें दूध मिल रहा है, तो वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस हो गया। दही बनता है, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। कैसे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया आपको, ह्यूमंस को कोई चीज बना के दे रहा है, तो ऑफ कोर्स हुई ना बायोटेक्नोलॉजी। तो दैट्स व्हाई वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, ऑल माइक्रोमीडिएट प्रोसेस, जितने भी माइक्रोमीडिएट प्रोसेस है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। बेस्ट लाइन है इस चैप्टर की, वो कितनी आगे दे रखी है, इतनी अच्छी देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बायोटेक्नोलॉजी है। आपको आज तक यूट्यूब पे कहीं नहीं बताया गया होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्यों लेते हैं, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता, तो क्या ही बताएंगे। अब देखिएगा क्या होता है। देखो मुझे आप ये बताओ, जो जिफ्ट होता है और गिफ्ट होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। जिफ्ट ICHI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और जिफ्ट और साथ में इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये क्या होते हैं? AI होते हैं। ये क्या होते हैं, मतलब सॉरी, हाँ AI तो नहीं, AI तो वो दूसरा क्या ना, ये वो होते हैं ना IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विवो मतलब बॉडी के अंदर, इन विट्रो बॉडी के बाहर, वहां होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जब ये बॉडी के बाहर बन रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी बना रहे हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म डालते हैं, एग डालते हैं, और यहाँ पे जाइगोट बन के तैयार हो गया, बन गया जाइगोट, दैट्स इज जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर मान लो एक एंजाइम नहीं है, हमारी आंखों का रंग ब्लैक होना चाहिए, इसके पास एंजाइम ही नहीं है आंखों के रंग को कोड करने की। ठीक है, ब्लैक ब्राउन तो दूर की बात है, तो इसके पास एंजाइम ही नहीं है। हमने क्या किया, हमें पता था, मदर और फादर के जीन से हमें पता था, हमने उनको, उनके सेल्स को एनालाइज किया था कि इन दोनों के अंदर ये एंजाइम नहीं, तो बच्चे के अंदर कहां से आएगी। तो हमने क्या किया, हमने बाहर से एक डीएनए का सेगमेंट लिया। ठीक है, उस डीएनए के सेगमेंट को इस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, और ये डीएनए का सेगमेंट इसके डीएनए के साथ जुड़ गया। अब आप सबको पता है जाइगोट के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टोटेपोटेंसी की। तो इसकी अब ये ग्रो करेगा, तो इसकी हर सेल के पास ये डीएनए का सेगमेंट आएगा। ये सेगमेंट जो कि कोड कर रहे हैं आंखों के कलर के लिए, वो सेगमेंट अब हर सेल के पास आएगा। और अब इसके बॉडी के अंदर, मतलब अब देखो आपको सीधी सी बात पता है, आपके हर सेल के पास इंसुलिन को कोड करने की जीन होती है, पर वो एक्टिव कहां होती है, बस पेनक्रियाज में होती है। तो मतलब इसकी हर सेल के अंदर आ गया, पर एक्टिव कहां होगी, ऑफ कोर्स आइज वाले सेगमेंट के अंदर एक्टिव होगी, वो अलग बात है। ये क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। तो ये एक्टिव कहां होगी, कहां, आइज वाले पोर्शन में। बट आइज वाले पोर्शन में एक्टिव होने के लिए इसकी हर सेल के अंदर होना तो चाहिए ना वो जीन। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसके अंदर उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप कह रहे हो ऐसे किया, हमारी बॉडी के अंदर कर दो। देखो आपकी बॉडी का एक सेल लिया, क्या उसके पास टोटेपोटेंसी की पावर है? नहीं है ना। तो इसलिए हमारी बॉडी के पास, हम अपनी, जब हमारा जाइगोटिक या एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ओनली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अगर इन विवो फर्टिलाइजेशन है, बच्चा मां के गर्भ के अंदर ही बन रहा है,
तो वहां पे तो कैसे ही कर सकते हो आप, वहां कहाँ डीएनए को लेके जाओगे, ठीक है। यहाँ तो आपको बहुत सारी कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर वही चीजें डील करेंगे, कैसे हमने इस डीएनए के सेगमेंट को इस जाइगोट के अंदर ट्रांसफर किया, वही चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो अब बात आती है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये कौन है? ये एक संस्था है जो कि यूरोप में है, जो कि किसके साथ डील करती है? बायोटेक्नोलॉजी के साथ डील करती है। तो कौन है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशंस है, जो सॉरी शॉर्ट फॉर्म है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो शॉर्ट फॉर्म कैसे इंपॉर्टेंट है, हम देखो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB आपके पास पेपर के अंदर आ जाएगा, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे। और ये वो जीके वाला पेपर नहीं है जो आपकी 6th-7th में होता था कि भी नहीं ई से तो एक ही वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आप मैच कर दो, ये वो एग्जाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की जगह, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाली बात। अब मुझे आप ये बताइए क्या बोलते हैं, इस चीज ने क्या किया, EFB ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी, किसकी? बायोटेक की। इसने बताया बायोटेक होता क्या है, बायोटेक के बारे में बताया। देखो हर एक आप कुछ डेफिनेशन दे रहे हो, मैं कुछ डेफिनेशन दे रहा हूं, पर यूरोपियन फेडरेशन ने जो डेफिनेशन दी उसे स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है। इसने जो पुरानी बायोटेक्नोलॉजी थी और नई बायोटेक्नोलॉजी थी उनको इंटीग्रेट किया। अब पुरानी और नई का क्या है? देखो पुरानी क्या है? वो बायोटेक्नोलॉजी जो सदियों से चलती आ रही है। सदियों से कौन सी चलती आ रही है? दही बनना, आज से थोड़ी ना बनने लगा दही। पनीर बनना, पनीर के अंदर भी तो फंजाई और बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर पढ़ा। ये सारी चीजें भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। दूध हमें गाय से मिल रहा है, मैंने कहा ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीजें बायोटेक के अंदर है, जो कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। और लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जो हमने अभी पढ़ी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, उसके अंदर डीएनए का सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर हमें क्या मिला? ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट मिला, तो वो क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। इन दोनों को, ओल्ड और लेटेस्ट व्यू को इंटीग्रेट किया यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। ध्यान से देखिएगा इस डेफिनेशन को, द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल मतलब नेचर की साइंस को। आप ये मत सोचिए कि एनसीईआरटी चल रही है, अभी देखिएगा हमने डायग्रामेटिकली भी बहुत अच्छा चैप्टर को क्रिएट कर रखा है। बस आप वही बात है ना, एक बार समझ के देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या चीज थी ये, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। देखो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, देखो सीधी बात है। अब कोई भी एग्जाम है वो यहाँ से डेफिनेशन तो जरूर लेगा। अब आपको लग रहा नहीं 2025 का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया, बहुत ज्यादा ये आया, तो हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा आप सोच के देखो। अभी 25 वाले बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं, अगर हम जो हमें आता था वो भी करके आते तो भी हमारे 600 मार्क्स आ जाते। एनसीईआरटी पढ़ रखी थी जिन्होंने भी, वो भी ऐसे बोल रहे हैं, तो 600 मार्क्स आ जाते, तो 600 पे तो बहुत अच्छी हो जा रही है ना की बात। तो आप ये भी तो सोच के देखिए ना कि वो तो हर बच्चे के लिए गया ना अप डाउन, तो आप उस पे मत जाइए, आप इस पे देखिए, आपको हर एक पॉसिबल कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है यहाँ पे। नेचुरल साइंस, नेचर की साइंस, प्रकृति की साइंस, उसको या एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिज्म के कोई पार्ट को, जैसे कि हमने ऑर्गेनिज्म का पार्ट लिया डीएनए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हम कहाँ लेते हैं? जैसे बैक्टीरिया को लेते हैं, और यहाँ पे पार्ट्स मतलब डीएनए, देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, नेचुरल और कौन सी मतलब प्रकृति वाली साइंस को, ओल्ड व्यू को और लेटेस्ट व्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। सेल या पार्ट ऑफ देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स, कोई भी मोलिकुलर एनालॉग, देखो मोलिकुलर एनालॉग डीएनए या मे बी प्रोटीन, प्रोटीन का तो क्या ही सर में मारोगे, है ना, डीएनए, ठीक है। डीएनए प्रोटीन भी लेते हैं भाई, ऑफ कोर्स लेते हैं, ठीक है। मोलिकुलर एनालॉग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, किसी भी काम के लिए हम इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी है। देखो यहाँ पे ओल्ड व्यू भी आ गया जब इसने ये बोला, ऑर्गेनिज्म बोला, लेटेस्ट व्यू भी आ गया जब इसने मोलिकुलर एनालॉग बोला। तो क्या इसने इंटीग्रेट करा है क्या नहीं करा, नेचुरल और ओल्ड व्यू और लेटेस्ट व्यू को? ऑफ कोर्स किया है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक खत्म होता है। तो वेट कीजिए, स्क्रीन चेंज करता हूं मैं। देखो अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पर ये डायग्राम आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा देगा। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, कैसे बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, इन दो सिद्धांतों के कारण बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। अब ये दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा कौन सा है? बायो प्रोसेसिंग, ठीक है। एक तो कौन है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा कौन सा? बायो प्रोसेसिंग। आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है ना, एक सेकेंड देखने दीजिए, हाँ विजिबल हो रहा है। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा कौन सा? बायो प्रोसेसेस। बायो प्रोसेस और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करेंगे
किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए या उसका कोई पार्ट लेंगे, ये देखो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो कौन सी वाली थी, और वो प्रीवियस व्यू या ओल्ड व्यू, वो तो कॉमन है, वो तो सबको ध्यान है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेसिंग, दो चीजें लगती हैं इसके अंदर। हम क्या करेंगे, टेक्निक दैट हेल्प टू चेंज द डीएनए एंड आरएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब देखो एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए लिया, डीएनए का कोई सेगमेंट लिया, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो किसके अंदर आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। द होस्ट बिकम फिनोटिपिकली मॉडिफाई। देखो फिनोटिपिकली मॉडिफाई का मतलब, फिनोटिप मतलब दिखना, ठीक है। अब आपको मेरी बात मान के चलिए, आपके पास आंखों का जीन आना चाहिए था पेरेंट्स से ब्लैक, पर मैंने क्या किया, ऐश्वर्या राय की आंखों का जीन लिया, ठीक है, वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा दिया जब आप जाइगोटिक स्टेज में थे। अब आपकी आंखों के अंदर आंखों का कलर कौन सा आया, कौन सा ऐश्वर्या राय की आंखों का कलर, ब्लू है क्या, ग्रेइश है, ठीक है, वही कलर ऐश्वर्या राय की आंखों का कलर आ गया आपके पास, आ गया ना। तो देखो आपने क्या किया, आपका फिनोटाइप चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, ऑफ कोर्स हुआ। आप दिखने तो ब्लैक वाले थे आपकी आंखें, अब आपकी आंखें कैसी दिख रही है, ऐश्वर्या राय जैसी दिख रही है। तो फिनोटाइप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ऑफ कोर्स हुआ। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर फिनोटाइप चेंज होता है। पर बायो प्रोसेसिंग क्या है, इसको ना केमिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने वो सेल के अंदर वो डाल दिया, पर अब उसके बाहर स्टेरिलिटी भी तो मेंटेन रखनी है ना, कि कोई और माइक्रोब्स वगैरह इसे तंग ना कर दे, इसके अंदर कोई और अनवांटेड चीज को इंट्रोड्यूस ना कर दे, है ना, वो चीजें भी तो ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। तो स्टरलाइज कंडीशन आर मेंटेन टू एंश्योर द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायरेबल माइक्रोब्स। देखो जब आपका सेल ग्रो कर रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उस टाइम पे आपको ये भी तो देखना ना, और कोई सेल ग्रो ना करने लगे, बैक्टीरिया का सेल भी साथ के साथ ग्रो कर रहा हो, और फिर मदर की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, अरे माँ वो बच्चा पालेगी, बैक्टीरिया पालेगी, ठीक है, वो बीमार हो जाएगा बच्चा उसी टाइम पे, ठीक है। इट ensure not communicated by any another microbes, thus protecting the product। कॉमन सी बात है भाई, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करेगी। अब देखो ये डेफिनेशन देखिएगा आप, एक मिनट, ये लीजिए, ये डेफिनेशन यही लिख रखिएगा, हाँ ये लीजिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे, आप ये देखिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए जिसको हमने मतलब दोबारा से कंबाइन कर दिया, किसी और डीएनए के साथ किसी और डीएनए को जोड़ना ही क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो डीएनए मोलिकुलर लाइगेटेड इनटू वेक्टर एंड देन इंसर्ट इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। देखो रिकंबाइन मतलब देखो क्या किया आपने, आपके पास ये डीएनए का सेगमेंट था, अब आप इस डीएनए के सेगमेंट को क्या डायरेक्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं, आप एक वेक्टर लोगे। अब वेक्टर किस चीज का वेक्टर क्या बल है, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी वेट कीजिए। तो आप वेक्टर लोगे, वेक्टर के साथ इसे जोड़ोगे, ठीक है, वेक्टर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा जिसके पास ये डीएनए है, और वेक्टर वो मान लो वो प्लाज्मिड है, ठीक है, वो वेक्टर प्लाज्मिड था। तो प्लाज्मिड डीएनए के पास ये एबिलिटी रहती है कि वो विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर डीएनए, दैट्स मतलब जो हमारा मेन डीएनए, उसकी मदद के बिना, उससे इंडिपेंडेंटली खुद ग्रो कर सकते हैं। तो ये वेक्टर प्लाज्मिड था, अब ये खुद ग्रो कर लेगा, इसे उस डीएनए की जरूरत नहीं है, तो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा ये जीन। ये देखो प्लाज्मिड कोड भी तो करता है ना, जैसे कि वो प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मिड क्या करते हैं कि भी हमें जो मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गेनिज्म से, मतलब और ऑर्गेनिज्म नहीं, मतलब एंटीबायोटिक से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं बोल देना, बायोटिक ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अब हमारे ये बात हमने डिस्कस की एनसीईआरटी से, अभी देखो एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं ना साथ के साथ, क्योंकि देखो कुछ भी हो पेपर कैसा भी है, मेन चीज तो क्या है, एनसीईआरटी ही है। पेपर आज नहीं कल नहीं एनसीईआरटी से ही बनेगा और बनता है। देखो बायो प्रोसेस हमने देख लिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग इससे पहले देख ली थी, ये दो सिद्धांत हैं बायोटेक्नोलॉजी के। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बात करती है, यहाँ पे एनसीईआरटी सेक्सुअल और असेक्सुअल के बेनिफिट्स बता रही है। मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, यहाँ पे हाईलाइट अंडरलाइन करने की जरूरत है, आप सबको पता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की अभी हमने डेफिनेशन देख ली है, और फिर भी मैं इसके सेक्सुअल और सेक्सुअल के एडवांटेज तो आपको बताऊंगा। क्यों, देखिए क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे असेक्सुअल मदद करेगा आपकी, सेक्सुअल मदद नहीं करेगा। आप सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन क्यों आते हैं, बहुत सारे रीजन है। एक तो ऑर्गेनिज्म ही दो अलग अलग हो गए, पेरेंट्स ही दो डिफरेंट हो गए, ठीक है। अगर पेरेंट्स सेम भी है, जैसे प्लांट्स के अंदर, बेटा ध्यान रख लो,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पेरेंट्स सेम हो सकते हैं, आपके दिमाग में ह्यूमंस ही नहीं आने चाहिए, ना ओनली एनिमल्स नहीं आने चाहिए, आपके दिमाग में कौन आने चाहिए, प्लांट्स भी आने चाहिए, और एनिमल भी आ रहे हैं तो भाई उसको तो लेके आओ अर्थवॉर्म को। अर्थवॉर्म के अंदर भी तो एक ही के अंदर होता है ना सब कुछ, ठीक है, बाइसेक्सुअल होता है ना अर्थवॉर्म भी, तो ये बात ध्यान रखना आप। और जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स भी तो बहुत सारे बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है, तो उनके फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, प्लांट तो है ही बाइसेक्सुअल, फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, प्लांट्स बाइसेक्सुअल और फ्लावर बाइसेक्सुअल दोनों अलग बात है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो उसके अंदर भी तो पेरेंट्स सेम हुए, जब पेरेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, बट वेरिएशन आते हैं, पहला कारण पेरेंट डिफरेंट होने के कारण। अगर पेरेंट सेम है तो जब मियोसिस होती है, गैमीट्स बनते हैं, तब क्या प्रोसेस होता है, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, जो कि हमने सेल साइकिल में डिटेल से पढ़ा है। रिकॉम्बिनेशन, लता जरा पानी दे दे, पैकाइटिन स्टेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन होती है, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम आती है जो रिकॉम्बिनेशन करवाती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, डीएनए आपस में इंटरचेंज होते हैं, मदर वाला फादर के पास, फादर वाला मदर के पास, तो ऑफ कोर्स मतलब एक सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही बस फादर का सारा हिस्सा नहीं रहता, मदर का हिस्सा भी आ जाते हैं, तो ये वाली बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ वेरिएशन आए कि नहीं आए, आए, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आते, कोई बदलाव नहीं आते, जैसे ग्रो कर रहा है वैसे ही ग्रो कर, माइनर वेरिएशन आते हैं, पर आपको तो यही ध्यान रखना है वेरिएशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ये सारी बातें चल रही है कि भी सेक्सुअल के एडवांटेज, ठीक है, फिर उसके बाद जेनेटिक सेटअप, ये सारी बातें चल रही है यहाँ पे। ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन प्रोड्यूस टू प्लांट ब्रीडिंग, देखो ये बात बोली गई है कि भी आपको एक बात और ध्यान रखना, सेकंड चैप्टर के अंदर आपको एक बात बताई गई थी एट द लास्ट ऑफ सेकंड चैप्टर एपोमिक्सिस के बाद, कि भाई हम क्या करते हैं, एक प्लांट लिया, प्लांट के अंदर हमने हाइब्रिड बना लिया, हाइब्रिड अब क्या करते हैं, लगातार हाइब्रिड के अंदर मतलब आप सोच के चलो एक पौधा है, हमने हाइब्रिड बना लिया, भाई उसके अंदर जीन्स का सेग्रीगेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर ये एक पौधे का एक सेल था, ध्यान से समझिएगा, ये एक पौधे का एक सेल था, इसके पास एक सेगमेंट के पास हुआ टोलनेस के एंजाइम, एक सेगमेंट के पास है ड्वार्फनेस के एंजाइम, इसकी सेल्फिंग वगैरह करवाएंगे और चीज, तो ड्वार्फनेस कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस होगा ही ना, तो डेट्स वाई ये यही बात कह रहे हैं कि भाई ये चीजें मतलब अब हाइब्रिड आपने क्या बनाया, ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन से प्लांट्स बनाए, तो वहां पे जो अनवांटेड है जिसको आप नहीं चाहते वो भी एक्सप्रेस हो रहा है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हो, आपने इसके डीएनए के पास ही बस वही एंजाइम दिए, वही सेगमेंट दिया जो इसके लिए कोड करे, तो आपको पता है ना ड्वार्फनेस और टोलनेस का मेन रीजन क्या होता है, जो उस चैप्टर में प्रिंसिपल वो वाला इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर बकायदा लिख रखा है बिल्कुल अच्छे से, ड्वार्फनेस टोलनेस को दिमाग से निकाल दो, इस चीज को निकाल दो कि भी वो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं ना डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट और रेसेसिव क्या चीज है आपको लगता है बस टोल डोमिनेंट, नहीं, कारण पता है ना कि एंजाइम वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो वो कहां से डिपेंड करता है, सब डीएनए के ऊपर तो डिपेंड करता है। अगर आपने डीएनए के अंदर वही सेगमेंट के अंदर उस सेगमेंट के अंदर वो एंजाइम वो पोर्शन डाल दिया डीएनए का जहां पे वो टोल मतलब वो एंजाइम बनाएगा तो टोलनेस ऑफ कोर्स शो होगी। तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी से हम किसी पौधे को बनाए वो ज्यादा हेल्पफुल है, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, आपको दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं बढ़ती, ध्यान से सुन लो इस बात को, उसका ज्यादा होना मतलब रेसेसिव और डोमिनेंट ये दोनों डीएनए के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना, ऐसे मत सोचो एक क्रोमोसोम टोल शॉर्ट, वो शॉर्ट क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे एंजाइम काम नहीं कर रही, एंजाइम काम नहीं कर रही है, तो एंजाइम बन रही है पर वो काम नहीं कर रही या एंजाइम ही नहीं बन रही। पर अगर आपने उसके पोर्शन दोनों क्रोमोसोम वाले, देखो मान के चलो दो क्रोमोसोम, एक फादर एक मदर का, दोनों के अंदर वो डाल दिया, जिसके अंदर एक के अंदर तो मान लो था ही था और दूसरे के अंदर भी आपने वो डाल दिया, वो पोर्शन डाल दिया जिसके अंदर वो एंजाइम बना रहा है, कोड कर रहे हैं, तो अब क्या वो टोल होगा कि नहीं होगा, प्योर टोल होगा ना, तो पूरा प्लांट प्योर टोल हो जाएगा। हमने कब, जाइगोटिक स्टेज के अंदर ही डाल दिया। इनके पास तो टोटेपोटेंसी की पावर होती है, इनके पास, देखो ये बात ध्यान रखना, टोटेपोटेंसी क्या है, एक सेल से पूरा नया पौधा बन जाए, टोटेपोटेंसी है, इसी टोटेपोटेंसी के कारण तो टिश्यू कल्चर कर पाते हैं हम, तो ये बात भी आप बिल्कुल से ध्यान रखना, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, ठीक है, जीन ट्रांसफर। अब देखो जैसे कि मैंने आपको कहा था ये चैप्टर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, अब मैं आपको ना इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के ऊपर दोबारा आएंगे और जो डायग्राम्स है उनको देखेंगे, ठीक है। ये लीजिए आप डायग्राम भी एक बार ना,
हाँ जी, देखो जैसे इस टाइप का डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे हमने डायग्राम्स ले रखे हैं इस पोर्शन के अंदर। देखो हर चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी, ठीक है, हर चीज। अब देखो इसकी मदद से समझिए आप, ये लीजिए, मैंने कहा ना ओवरव्यू देना है, तो ओवरव्यू आप इस डायग्राम से समझाएंगे आपको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो अभी 20 मिनट हो गई, आओ पता ही नहीं लगा। पता नहीं लगता जब हम पढ़ते हैं ना, जब पढ़ाई के अंदर मन लग जाता है ना, तो पता नहीं लगता 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, ठीक है। तो बस पढ़ते जाइए, लगातार मन लगा के पढ़िए। कोई भी काम मन लगा के पढ़ने से, मन लगा के काम करने से सारे काम अच्छे होते हैं। अब ये देखिए हमने क्या लिया, एक वेक्टर लिया, वेक्टर। अब वेक्टर किस बला का नाम है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। वेक्टर मतलब आप देखिए क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब मैं आपको मलेरिया के एग्जांपल से बताता हूँ। सबको पता है एनोफिलिस एक वेक्टर की तरह एक्ट करती है। एनोफिलिस के खुद बीमारी नहीं करती, एनोफिलिस एक ऑर्गेनिज्म को अपने पास रखती है। कौन सा, प्रोटिस्टा किंगडम का ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो प्रोटोजोन्स है उनका एक ऑर्गेनिज्म है। कौन है वो ऑर्गेनिज्म, आप बताओ ना, बताओ वो किसके अंदर आता है, स्पोरोजोइट्स के अंदर आता है, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया किसके अंदर आता है, स्पोरोजोइट्स के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कौन है वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने अंदर रखती है, कौन, ये एनोफिलिस। कॉमन सी बात है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, ठीक है। अब ऐसे मैं सोच रहा था ये भूल गया, अच्छा कर रहा था मैं, आपको भूला नहीं हूं मैं, ठीक है, मुझे तो याद है। अब याद, देखो सडनली नहीं याद आया था लिटरली, पर अब क्लिक कर गया। पर आप बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमने क्या किया, सॉरी अब ये बात तो रुक गई थी ना, मैं वहीं पे चल रहा हूँ। वो देखो वो खुद बीमारी नहीं करती, वो एक ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर रखती है और हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देती है, फिर बीमारी करती है। ऑफ कोर्स करती है ना, ऐसी बीमारी करती है। आपको ना एक बात बिल्कुल अच्छे से अब भी क्लियर कर दूं, वेक्टर और कैरियर दोनों डिफरेंट चीज होती है। जैसे कि जो घरेलू मक्खी होती है ना, जो ये मक्खियां उड़ती रहती है, अभी भी यहां से गई थी 2 मिनट पहले, है ना, तो ये क्या करती है, ये एंट अमीबा, सॉरी अमीबियोसिस बीमारी है ना, उसके ऑर्गेनिज्म को अपनी पीठ पे लेके चलती है। कहां पे, पीठ पे लेके चलती है। यशमेनिया जो बीमार, यशमेनिया पैरासाइट है, वो रैट्स के ऊपर बैठ के चलते हैं, ठीक है। तो बैठ के चलती है मक्खी के ऊपर, बैठ के चली है, मक्खी की बॉडी के अंदर नहीं गई, तो वो मक्खी के कैरियर है, मक्खी उसको ऑर्गेनिज्म को लेके जा रही है। पर वेक्टर क्या होता है, जब वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाए और अपने अंदर कोई चेंज करे। अब देखो जब वो मक्खी के ऊपर बैठा तो अपनी बॉडी के अंदर चेंज किया उसने, नहीं किया। पर जब ये स्पोरोजोइट्स की ये जो स्टेज है मलेरिया के पैरासाइट की, ये एनोफिलिस के अंदर आ गए, तो वो चेंज करती है अपनी स्टेट को, वो रिप्रोडक्शन करती है। कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है उनकी बॉडी के अंदर। तो उसने अपनी स्टेट चेंज की कि नहीं की। तो ये वेक्टर की तरह है और वो कैरियर की तरह है। तो वेक्टर आपको वहां वाला वेक्टर क्लियर हुआ, ऑफकोर्स वहां पे मुझे डिटेल से बताना ही था, यही बता दिया मैंने, ठीक है। तो वेक्टर आपको वो तो क्लियर हुआ। अब देखिए, अब एक वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं, प्लाज्मिड। आपको पता है हर बैक्टीरिया सेल के अंदर प्लाज्मिड होता है कि नहीं होता, होता है। प्लाज्मिड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है, डीएनए का सेगमेंट है। प्लाज्मिड डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए का सेगमेंट है। ये बात ध्यान रखना आप अच्छे से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, बार बार रिपीट कीजिए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद रेप्लिकेट करेगा। मेन डीएनए के से कोई मतलब नहीं है, सर्कुलर है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद रेप्लिकेट करेगा, और कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब देखो मान लो मैंने क्या किया, प्लाज्मिड लिया किसी ऑर्गेनिज्म, किसी बैक्टीरिया का, और उसको कहीं से काटा, एक पोर्शन को काटा उसके, फिर मैंने मेरा जो डिजायरेबल डीएनए था उसको यहाँ पे जाके एडजस्ट कर दिया। देखो ये फॉरेन डीएनए था, जो फॉरेन मतलब बाहर का, विदेशी, फिरंगी, ठीक है, तो हम बोलते थे फॉरेन डीएनए, ठीक है। फॉरेन डीएनए का मुझे मान लो ये सेगमेंट चाहिए था, कौन सा, ये वाला सेगमेंट चाहिए था। मैंने इस सेगमेंट को कट किया, और वेक्टर के भी सेगमेंट को कट करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कोई चीज लगानी है तो इसको तो कट करना पड़ेगा। तो पूरा सर्कुलर बैठा है, ठीक है, कहाँ लगाओगे, इसको भी कट किया, इसको भी कट किया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पे मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। याद रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये कौन है, ये डीएनए क्या हो चुका है, दोबारा से कंबाइन हो चुका है किसी और के साथ।
तो इसको मैंने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया मेरा। ये कौन सा डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट। री मतलब अगेन, कॉम्बिनेंट मतलब कंबाइन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये डीएनए का एक सेगमेंट था, या इसको मान लो ये अब कंबाइन हो चुका है, दोबारा से कंबाइन। पहले भी तो कंबाइन ही था ना किसी के साथ, अब दोबारा से कंबाइन हो चुका है किसी और के साथ, तो इसलिए से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। अब मुझे बोल रहे हैं बच्चे, इसका लेके मैं क्या करूं, मैं ये इसका सिर में मारूं, मैं ये लेके क्या करूं। देखो फॉरेन डीएनए, इस डीएनए के पास एक एंजाइम कोड करने का, इस डीएनए के पास वो जेनेटिक कोड है जो कि एक एंजाइम को कोड करता है। मान लो वो जेनेटिक कोड है किसका, वो जेनेटिक कोड है आप लेके चलो आपकी बॉडी के अंदर नेल्स, नेल्स नेल्स ले लो, ठीक है, नेल्स नहीं बनने थे अगर वो ये सेगमेंट नहीं होता। तो आपने ये लिया और वेक्टर के साथ क्लोन, वेक्टर के साथ जोड़ दिया, अब वेक्टर से लेके जाएगा। देखो वही बात है, कैरियर नहीं है ये, वेक्टर है। इसके अंदर चेंज आया है कि नहीं आया, ऑफ कोर्स आया। पहले तो ये ऐसा था, अब यहाँ ऐसा हो गया, तो चेंज आया है ना इसके अंदर, तो ये वेक्टर हुआ। तो यही बात है, वेक्टर को वहां पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। ये cloning vector, foreign DNA and of vector and foreign DNA fragment and align and are joined with the DNA ligase। देखो DNA को, कोई भी चीज को जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए रहती है, that is ligase। DNA जोड़ोगे DNA ligase, RNA जोड़ोगे RNA ligase, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप अच्छे से। और ये क्या बन गया हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब देखो मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल हम एनसीईआरटी पे बाय लाइन टू लाइन जाएंगे, टेंशन मत लीजिए उसकी आप। देखो अब हमें इस चैप्टर के अंदर करना क्या क्या, आप क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करोगे। मतलब आपके सेल के अंदर डीएनए है। अब देखो मान लो जैसे ऐसे हुआ, मेरे आंखों का कलर ले लिया ना, एक बार कुछ और लेते हैं, आईब्रो लेते हैं। आईब्रो मुझे ब्राउन चाहिए थी। अब मैंने क्या किया, मुझे एक कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मिला, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने सोचा अगर अब जो मेरा बच्चा होगा उसका भी आंखों का कलर ऐसा होना चाहिए, आईब्रो का कलर ऐसा होना चाहिए। पर देखो उससे तो मेरी बातचीत हो नहीं पाई, तो मेरी शादी हुई किसी और से, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं क्यों ना बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेके उसका डीएनए को निकाल के मेरे जाइगोट के अंदर डाल दूं, है ना, जो मेरे और मेरी वाइफ के जाइगोट से बनेगा, मतलब मेरे और मेरी वाइफ के एग और स्पर्म से जो बनेगा जाइगोट, उसके अंदर वो डीएनए का वो सेगमेंट डाल दूं, तो मेरे बेबी का कलर भी क्या आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा, ऑफ कोर्स। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, जो वो व्यक्ति थी, है ना, उसका सेल लूंगा मैं, उस सेल से उस डीएनए को निकालना पड़ेगा ना, उस सेगमेंट को निकालना पड़ेगा। भाई ऐसे तो है नहीं, उसका सेल लिया और डीएनए खड़ा है कि ले जी ले जाओ मेरे को निकाल के, ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे। तो सेल्स के बाहर की सारी चीजें तोड़नी पड़ेगी और फिर उस डीएनए का वो डिजायरेबल फ्रैगमेंट हमें काटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डीएनए तो 2.2 मीटर लंबा है ह्यूमन सेल का, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन। ये इतना ब्लर सा क्यों दिख रहा है टीवी स्क्रीन पे, रुक जाइए, फोन में सही इसमें सही दिख रहा है। अब देखिए, हाँ अब ये सही हुआ है, मैं देखता हूँ एक बार, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको तो कैमरे में, ठीक है। ये देखिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, मतलब सेल से डीएनए को निकालेंगे। फिर उसके बाद स्टेप 2, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। अब जैसे मैंने बताया डीएनए तो 2.2 मीटर लंबा है, अब उसको तोड़ना पड़ेगा, तो उसको काटना पड़ेगा एक प्रॉपर एक एंजाइम से, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, मतलब एंडो मतलब सेल डीएनए के अंदर वाले पोर्शन को काटेगी, और रेस्ट्रिक्टेड मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में, यूनिस किसी का भी फ्रेगमेंट कर रही है, किसी भी हिस्से को काट रही है, पर्टिकुलर एक कोडन को पढ़ती है ये, फिर उसके बाद ही कट लगाती है, कि जैसे इसने लगाया कट गाटीसी, जैसे GAATTC गाटीसी, इस पोर्शन पे इसको कट लगाना है। तो ये क्या करेगी, डीएनए का इतना बड़ा पोर्शन है, ये क्या करेगी, उसी पोर्शन पे जाएगी जहां गाटीसी लिखा हुआ है, बस वहीं कट लगाएगी और कहीं कट नहीं लगाएगी। और मान लो ये गाटीसी है, ये उसी आईब्रो के कलर के लिए कोड कर रहा है, मान लो, करता नहीं है, मान लो उसी के लिए क्या करता हूँ, मैंने भी कौन सा पढ़ा है, मान लो करता है उस आईब्रो के कलर के लिए कोड करता है। तो अब क्या आएगा, अब हमने वो फ्रैगमेंट ले लिया वहां से, वो तोड़ के रख लिया, फिर उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल फ्रैगमेंट। अब देखो फ्रैगमेंट तो बहुत सारे बन गए, डीएनए को लिया था, डीएनए के टुकड़े किए, अब फ्रैगमेंट तो बहुत, गाटीसी एक जगह तो लिखा नहीं, और भी देखो गाटीसी का फ्रैगमेंट क्या ऊपर वाले हिस्से का भी हुआ है, नीचे वाले हिस्से का भी हुआ है, और जरूरत है ना बस एक ही चीज का फ्रैगमेंट करती हो, क्या आप दो तीन और चीजों का फ्रैगमेंट करती हो, तो फ्रैगमेंट करवा लिए। अब उनको अलग अलग करना पड़ेगा, वो हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, इसी चैप्टर के अंदर, टेंशन मतलब लाइगेशन ऑफ डीएनए वेक्टर इनटू वेक्टर,
लाइगेशन। अब जोड़ेंगे उस डीएनए को किसके साथ, वेक्टर के साथ। देखो वही बात जो हम इतनी देर पीछे भी देखे थे, जोड़ दिया उस डीएनए को, फिर उसके बाद ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो डीएनए रिकम्बाइन हो गया था, बोल बोल के चीख चीख के बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बोला उसे। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो वेक्टर या वो प्लाज्मिड जिसके साथ डिजायरेबल डीएनए जुड़ा हुआ है, उसको होस्ट के अंदर डाल देंगे। फिर उसके बाद कल्चरिंग द होस्ट सेल। अब होस्ट सेल को ग्रो करवाएंगे ताकि वो, देखो अब टेस्ट ट्यूब के अंदर 8 से 8 सेल का था तब तक तो हो जाना चाहिए ना, फिर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। 8 सेल तक फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, उससे ज्यादा हो जाए तो यूट्रस में करते हैं, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखो हमें प्रोटीन मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। ये क्या प्रोटीन, अरे ये बता कहाँ की लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे बैक्टीरिया वगैरह को, पर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिया, प्रोटीन तो मिलेगा। देखो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तभी तो ये आईब्रो का कलर आएगा ना, इन्हीं एंजाइम्स वगैरह की मदद से, प्रोटीन की मदद से। तो ऑफ कोर्स हमें भी तो प्रोटीन चाहिए ना, तो हमें प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना आप अच्छे से। तो ये है इस चैप्टर का ओवरव्यू जो हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, अब ना आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मदद से भी आप देख लो। देखो क्या लिखा है, वेल प्लस डीएनए रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम और इथिडियम ब्रोमाइड, ये चीजें डालेंगे हम। अब इथिडियम ब्रोमाइड क्यों डालें, अब आपको ये बात है ना, चैप्टर के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे जब समझ आएगा। ठीक है, कट द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट इनटू इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओ सॉरी, ये तो ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताने लग गया, स्टेप ऑफ, देखो स्टेप ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सॉरी ये आपको एक बार मत देखो, ये हम जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस करेंगे तो इस डायग्राम की मदद से आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो एक बार रुक जाइए, जेल अब बीच में से उठाने का कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या आपको चैप्टर का ओवरव्यू समझ आया कि नहीं आया? ऑफ कोर्स आपको चैप्टर का ओवरव्यू तो समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर हम ओवरऑल क्या चीज डिस्कस करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। और देखो अब उस एनसीईआरटी के उस पेज के पास चलो, जो ये पेज था ये वाला, ठीक है, इसके पास आइए आप। देखो ओआरआई की बात करते हैं, ओआरआई को मैं यहाँ नहीं बताऊंगा अभी, है ना, इसी चैप्टर के अंदर एक पोर्शन आएगा, उसके अंदर ओआरआई के बारे में डिस्कशन दे रखी है, वहां डिस्कस करेंगे हम ओआरआई क्या है, क्यों हमें बस डीएनए वहीं लगाना चाहिए जहाँ पे ओआरआई हो, वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना स्कैटर्ड फॉर्म में है चैप्टर, आप पूरी वीडियो देखिए, आपको हर पॉइंट क्लियर होगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, ये हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये सब कुछ हमारा पढ़ चुके हैं, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब ये नीचे वाला ध्यान दीजिए, अब देखो, अब मैं इसको आपको जरूर बताऊंगा अभी। देखो पता है क्यों, क्योंकि जो मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया ना, वही ओवरव्यू इसके अंदर दे रखा है, जो इन दोनों साइंटिस्ट ने किया था, किसने, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, ओ नो, आपको उधर साइड का तो बहुत कम दिख रहा है, नहीं लगभग सारा ही दिख रहा है, ये लीजिए, फिर भी इसको रोटेट करते हैं, हाँ अब ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। हाँ उधर का, वो वैसे भी रोटेट ही करना था, वहाँ पे भी तो स्क्रीन है ही ना, एक मिनट लीजिए, देखो कोई बात नहीं। अब आपको वैसे भी उस टाइम भी आर्टिफिशियल तो दिख ही रहा था, आर्टिफिशियल ही लास्ट वर्ड था, दिख तो उस टाइम भी रहा था, आप प्रॉपर दिख लेगा, कोई बात नहीं। देखो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था, ये नाम है दोनों के, मैं तो इन्हें ये बोलता हूँ, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, मुझे पता नहीं, ये रे स्टैनले कोहेन, यही नाम है, देखो मुझे तो यही पढ़ना आता है, इंग्लिश जितनी आती है, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, बोहर बोल रहा था ना मैं, बोहर तो वो रह गया अपना, कौन सा केमिस्ट्री वाला, ये कौन है, बोयर है, बोहर नहीं कर देना, ठीक है, मैंने गलत कर दिया, आप मत कर देना, नाम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, बोयर। ठीक है, इन्होंने 1972 के अंदर, कब, 1972 के अंदर क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, उससे एक एंटीबॉडी का क्या लिया, डीएनए का फ्रेगमेंट लिया, उसको किसके अंदर, इसके अंदर कौन है ये, कहाँ गई, ये रहा, सैलामिना टाइफी, इसके अंदर ट्रांसफर करवाया, नहीं करवाया, इसका क्या लिया, इसके अंदर नहीं ट्रांसफर कराया, इसका प्लाज्मिड लिया, उस फ्रेगमेंट को इसके प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। अब क्या हुआ, जो वही बातें हैं इस चैप्टर के अंदर, बार बार वही बातें रिपीट होंगी जो हमने बेसिक के अंदर पढ़ा, बस हल्का लेवल बढ़ेगा, कोई ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हल्का लेवल बढ़ेगा। क्या किया, उस डीएनए को लिया, वो जो एक डीएनए का एक पोर्शन था, ये लीजिए,
हाँ जी, यहाँ देखिए बात, डीएनए का एक पोर्शन था, ये डीएनए था, इसका एक पोर्शन था, इसका एक पोर्शन एक किसी किसी चीज के लिए एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन, ये पोर्शन एक एंजाइम बनाना था जो कि एंटीबॉडी के अगेंस्ट थी, ठीक है। इन्होंने इस पोर्शन को लिया और सेलोमेना टाइफी का प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड के साथ इसे जोड़ दिया, ठीक है, और क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए दोबारा से कंबाइन हो चुका है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसको ई कोलाई के सेल, ये जो ई कोलाई है किसको लिया, ई कोलाई, देखो एनसीईआरटी ने लिख भी रखा और आपसे पूछ भी सकते हैं ई कोलाई ही क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों सेलोमेना टाइफी का, सेलोमेना टाइफी और ई कोलाई दोनों इन पास पास में है, पास पास कैसे, मतलब ये है, ये दोनों मतलब देखो जैसे ह्यूमंस और मंकी पास पास में है, वैसे ही पास पास में, ऐसे ध्यान रखो आप, पास पास में है ये दोनों, तो ये पास पास में है, पास समझ रहे हो ना, पास पास क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का ऐसे लिए, ये एनसीईआरटी ने लिखी हुई है लाइन, और फिर इस वेक्टर को लेके इस ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया कि नहीं, ये वेक्टर नहीं रहा, कौन बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, वेक्टर तो इस टाइम था जब तक ये जुड़ा नहीं था, कर दिया। अब ई कोलाई की बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्टेड, ई कोलाई की बॉडी के अंदर अब क्या होने लग जाएगा, वो एंजाइम बनने लग जाएगी जो एंटीबॉडी को मारेगी। नेचुरली ई कोलाई के पास ऐसी कोई एंजाइम नहीं थी, पर हमने ट्रांसफर करवा दी। तो आई होप ये इतना ही क्यों हो रहा है, ठीक है, ये वाली बात ही की गई है, बस इन्होंने यही काम किया था, बस में ये भी काफी बड़ा काम था। पहली खोज तो इन्होंने की ना कब, 1972, कब की, 1972 के अंदर, कब की, 1972 के अंदर, ध्यान रखना 1972, डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1972 के अंदर खोज हुई थी, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये तो आपको समझ आया होगा। अब ये लीजिए, ये वाली बात, हमने ये सब कुछ कर लिया, भाई आप मुझे ये बताओ, जब आपने वो डिजायरेबल डीएनए का फ्रेगमेंट लिया, उसे वेक्टर के साथ जोड़ा, तो हमने वहां पे देखा था, वहां लिख भी रखा था किसकी मदद से जोड़ा, डीएनए लाइगेज की मदद से। भाई उनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, अपने आप तो जुड़ेंगे नहीं वो जाके, नहीं हम हाथ पकड़ लेते हैं आपस में, नहीं, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम उनको जोड़ेगी, तो यही बात इन्होंने लिख रखी है, ठीक है, डीएनए लाइगेज के बारे में भी लिख रखा है। अब जैसे हमने वो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस की बात कर दी कि काटने के लिए उस डीएनए को एक पर्टिकुलर एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में पर्टिकुलर एक पॉइंट से ही काटना था, तो एक एंजाइम चाहिए कि दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, तो वही बात लिखी है, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, जिसे मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं, काट रही है ना वो, तो मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो और वेक्टर के बारे में हमने बताया, मॉस्किटो की बात की थी अभी, ये हमने सब पढ़ लिया। आपको पता है हमने जब ओवरव्यू लिया ना, इतनी बातें डिस्कस कर ली, इतनी, अभी एनसीईआरटी यूं चलेगी, फास्ट चलेगी, ठीक है, तो बहुत फास्ट चलेगी। अब ये देखना, फिर उन डीएनए को जोड़ेंगे, ठीक है, डीएनए लाइगेज की मदद से, ये देखो डीएनए लाइगेज के बारे में यहाँ लिख दिया इन्होंने एनसीईआरटी ने, ठीक है। फिर वो रेप्लिकेट करेगा, स्टीचा कोलाई के अंदर डाला था उसे, ठीक है, स्टीचा कोलाई के अंदर डाला था, क्यों, सेलोमेना टाइफी या कुड भी, ये देखो यहाँ देखना, यहाँ लिखिए, मैं कह रहा हूँ ना वो लाइन कहीं ना कहीं तो लिखी है, when this DNA transfer into स्टीचा कोलाई बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड, देखो कहा ना, अब ये लाइन ना मिलती नहीं है जनरली आपको, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू सेलोमेना टाइफी, उस ई कोलाई सेलोमेना टाइफी के बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटेड है, भाई बहन मान के चल सकते हो आप, जैसे मंकी और ह्यूमन सब ऐसे क्लोज रिलेटेड, ये ध्यान रखना, पास बोल रहा है, क्लोज रिलेटेड, इस कारण, ठीक है। ये सारे काम करेंगे हम, ये सब कुछ किया, और फिर उसके बाद वो प्रोटीन बनने लग गया, सारी बात हमने अच्छे से डिस्कस कर ली, यही सारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा है। अब आप देखिए ये वाली बात, यू कैन, देखो इन स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफाई द ऑर्गेनिज्म, ये बेसिक स्टेप, आपसे पूछा जाए बेसिक स्टेप कितनी है, बेसिक स्टेप, ध्यान रखना स्टेप बहुत सारे हैं, आपको भी बहुत कुछ पता लगेगा, पर ये एनसीईआरटी ने लिख दिया, पूछ भी देते हैं क्वेश्चन की बेसिक स्टेप 3 है, कौन से है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, देखो डिजायरेबल डीएनए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर देखो अब बच्चे बोलेंगे हमें इसे कट भी तो करना पड़ेगा, वो भी तो बेसिक स्टेप हुआ, पर एनसीईआरटी नहीं मान रही, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना ज्यादा बेसिक बात है, देखो कॉमन सी बात है, पहले आप ढूंढोगे फिर उसके बाद काटोगे ना, पहले जो है ना सीजर लेके चले जाओगे, ये काटो, पहले ढूंढना भी तो पड़ेगा डिजायरेबल कौन सा है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए टू होस्ट, अब उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, अब वो वेक्टर वगैरह की मदद से, वो सारी चीजें बेसिक ही मान लिया, ठीक है।
फिर उसके बाद आप ये भी तो ध्यान रखोगे ना, वहां पे कंडीशंस प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। कंडीशन प्रॉपर मेंटेन होने का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं है कि वहां पे और कोई ग्रो कर रहा हो, स्टेरिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, जो कि हमने कहा पढ़ा था, केमिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद केमिकल इंजीनियर, बायो प्रोसेसेस जो वर्ड बोला था वहां पे हमने बात की थी ना केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भी और कोई माइक्रोब्स ग्रो ना जाए, इसलिए कोई अदर हम एंटीबॉडीज डालते रहेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, मैं खुद गलत बोल गया, पर बोला भी था वहां से एंटीबॉडी मत बोल देना ना, कहीं पे बोला था मैंने इसी वीडियो के अंदर ये बात। एंटीबायोटिक्स डालते रहेंगे, ठीक है, ताकि वो चीजें फालतू चीजें ग्रो ना कर जाए। तो ये भी तो बेसिक स्टेप है ना, ठीक है। तो ये तो आई होप आपको समझ आएगा। अब बात करते हैं टूल्स की। टूल्स मतलब वो चीजें जो कि हमें अब जेनेटिक इंजीनियरिंग करने में मदद करेगी। अब मदद क्या क्या करेगी इसका ओवरव्यू लीजिए पहले आप एक बार अच्छे से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, देखिए आपको क्या क्या चीजें मदद करेगी, ठीक है। प्रोसेस टू गो टू वेक्टर, ये वाली बात तो ठीक है। इसका नहीं लिया क्या, एक मिनट रुक जाइए, जहां तक ध्यान है इसका भी डायग्राम्स थे। आप देख पा रहे होंगे पीछे स्क्रीन पे कितने शानदार शानदार तरीके से डायग्राम्स हैं। देखो टूल्स, टूल, बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, प्रोसेस, टूल्स, ये रहा, मैंने कहा था ना थे कहीं ना कहीं, तो ये रहा। देखो इसके अंदर आपको ये शायद मे भी कलरफुल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, ये देखिए थोड़ा, हाँ लगभग अप्रोक्स आपको क्लियर सा ही दिख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये वाली बात को, इसको किसको, ये हमने डिसाइड अभी डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी पूरे अच्छे से बात की। अब टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर प्रोसेस आ जाएंगे, यही है बस चैप्टर, पूरा चैप्टर यहीं पे यही समरी से दे रखी है इन्होंने, ठीक है। फिर सिद्धांत हमने डिस्कस कर लिए, चीख चीख के बोल लिया, अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। जीन ट्रांसफरिंग क्या होता है, जीन क्लोनिंग क्या होता है, और आरडीएनए क्या होता है, सब देख लिया हमने। अब देखो टूल्स, क्या क्या चीजें चाहिए रहेंगी हमें। एक तो हमें एंजाइम चाहिए रहेगी, क्या चाहिए रहेगी, एंजाइम चाहिए रहेगी, ठीक है। एंजाइम्स देखो कौन कौन सी एंजाइम, लाइगेज जो जोड़ेगी, रेस्टिटिव एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को काटेगी, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ, देखो क्लीविंग ऑफ एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम मतलब जो काटेगी, क्लीवेज मतलब कट करना, कट करेगी, ज्वाइनिंग ऑफ एंजाइम लाइगेज। और हमने कहा था हमने सेल को आइसोलेट भी तो करना पड़ेगा, जब से आइसोलेट करेंगे तो आइसोलेशन के लिए भी एंजाइम चाहिए रहेगी, सेलुलेज, काइटिनेज, लाइसोजाइमेज, ये सारी एंजाइम चाहिए रहेगी। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर मतलब ये देखो ये चीजें चाहिए रहेगी हमें, कौन कौन चाहिए, प्लाज्मिड चाहिए रहेगा, ट्रांसपोजोन, कोस्मिड्स, फेज, ईस्ट, ये सब पता क्या है, ये सब वेक्टर ही है, ठीक है। ये सब वेक्टर, इसे क्लोनिंग वेक्टर क्यों बोलते, क्योंकि क्लोन्स, ये क्लोन्स बनाने में मदद करेंगे ना। क्लोनिंग मतलब देखो क्लोन्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल्स को क्लोन्स बोलते हैं। अब जब ये प्लाज्मिड किसी और सेल के अंदर जा रहा है तो ये जैसा है वैसे ही बनाएगा, क्योंकि असेक्सुअल मतलब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपना डीएनए को मतलब देखो बैक्टीरिया के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो आप सबको पता है, पर ये देखो जैसा है वैसा का वैसा बनेगा, तो क्लोन्स बनाए ना इसने, तो क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग क्यों बोला आप ध्यान रखिएगा। कंपोनेंट देखो, कंपोनेंट क्या चाहिए, बायोलिस्टिक माइक्रो इंजेक्शन, ये भी चाहिए, और ये और भी नीचे नहीं होता, हाँ, और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करनी पड़ेगी हमें, डिसार्म पैथोजन भी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों चाहिए, देखो वेक्टर की मदद से तो हम डीएनए को ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डाल ही सकते हैं, सेल के अंदर डाल ही सकते हैं, बट इन चीजों की मदद से भी डाल सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आपको वहां पे चाहिए ना, यहाँ नहीं है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आपको वहां चाहिए कि कैसे हम इसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं, सेपरेट करेंगे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, मैंने आपको पहले ही बोला था, अब भी डिटेल से आती जाएगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो लीजिए ये वाली, ये भी देख लीजिए आप समरी का पोर्शन, देखो ये तो प्रोसेस है, ये तो चीख चीख के 20 बार बोल चुके हैं, अलग अलग अंदाज से बता भी चुके हैं, मुझे तो नहीं लगता अब इसको बताने की जरूरत है। अब है ना मेरे को प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, पता है क्यों, ये मुझे करना पड़ेगा ब्लर, किसको, ये मैसेज जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ था, नहीं तो आप तो मेरा फोन नंबर ले जाओगे सबके सब, ठीक है। मैं यही नहीं चाहता कि वीडियो को एडिट करना पड़े, वीडियो एडिटिंग के अंदर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं जैसा दिखता हूँ वैसी वीडियो डाल देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ आना चाहिए ढंग से, ठीक है। आप एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब, ये देखो अभी है ना हमने इस चैप्टर का बिल्कुल ओवरव्यू ले चुके हैं
पूरा का पूरा यहाँ देखिए, ये सब हमें कवर करना है इस चैप्टर के अंदर। और टेंशन मत लीजिए, आपको ना टाइम लगेगा इस चैप्टर को कवर करने के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू हो चुका है। और अगर लिटरली मैं इतनी गारंटी लेके कहता हूँ, अगर अभी भी आप इस चैप्टर को सेल्फ खुद से पढ़ना स्टार्ट करें ना इस वीडियो के बाद भी, तो आप है ना पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, पूरे को समझ सकते हैं। तो हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया है, पूरे को तो खैर नहीं, कुछ कुछ पॉइंट तो नए नए आएंगे। अब ये जो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। या देखो, अब इन वीडियो के अंदर जोड़ ही दूंगा मैं, वैसे एक पूरी वन शॉट भी बन जाएगी। उसके अंदर आप अगर लगातार देख रहे हो, लगातार सेपरेट देखनी है आपको, सेपरेट अभी हम डाल ही रहे, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हमने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया चैप्टर का, आपको बहुत इजी लगेगा चैप्टर अब इसके बाद। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।